फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे लोक निर्माण विभाग यानी कि MPPWD में ज्वाइनिंग के बारे में। मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो MPPWD का जो मुख्य ऑफिस है वो है यहाँ पर अरेरा हिल्स भोपाल में है, निर्माण भवन जिसको बोलते हैं। तो MPPWD में एक है जैसे सिविल वाली विंग हो गई और E&M वाली। तो MPPWD E&M सब इंजीनियर के रूप में मैंने ज्वाइन किया था। तो जब मैंने ज्वाइन किया था 2016 है वो, तो तब की हम बात करते हैं कि तब कैसे प्रोसेस थी। और अभी मेरे ख्याल में समवॉट सिमिलर प्रोसेस ही होगी। तो क्या होता है कि जैसे अप्रैल में परीक्षा हुई थी और उसके बाद रिज़ल्ट भी बहुत ही जल्दी आ गया था, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। तो जुलाई में रिज़ल्ट आ गया था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। और फिर जुलाई में ही, लास्ट जुलाई तक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। तो उसमें बेसिकली आपको अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाने होते हैं और MP से हुए जैसे आप, तो मध्य प्रदेश का आपको निवास प्रमाण पत्र ले जाना ज़रूरी होगा और बाकी अपनी सारी मार्कशीट हो गई, 10th 12th एंड एवरीथिंग वाट एवर। तो ये सब चीज़ें, और फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स स्कैन किए जाते हैं और जो भी प्रोसेस होती है, और साथ में एक शपथ पत्र भी लगता है। वो हालांकि अब पता नहीं वो सेल्फ डिक्लेरेशन में बदल गया हो तो अच्छी बात है, बाकी शपथ पत्र एक तरह से आपको एक नोटरी से बनवाना पड़ता है। तो ये चीज़ मुझे कुछ ऐसा पता नहीं था, मुझे लगा कि सेल्फ डिक्लेरेशन केवल अपने साइन करके देना है, पर ऐसा था नहीं। तो बाकी लोग भी जिस तरह से बाकी एस्पायरेंट, मतलब बाकी ज्वाइन करने वाले न्यूबीज जो थे, तो वहाँ पर पास में ही मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो वहाँ पर ही नोटरी वोटरी बैठते हैं। तो आप किसी भी नोटरी से जा करके बनवा सकते हैं शपथ पत्र की। मेरे द्वारा दी गई जो भी जानकारियाँ हैं, जो भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए गए हैं, वो सब सही है। तो दिस इज़ द प्रोसेस, दिस इज़ द बेसिक प्रोसेस। तब आपको पता नहीं चलता कि आपकी ज्वाइनिंग कहाँ पर आई है, मतलब तब केवल रिजल्ट आया होता है। और जो बात ये है कि रिज़ल्ट में जो सूची है, मतलब उस हिसाब से सूची नहीं होती कि जिस हिसाब से आपकी रैंकिंग आई होती है। सूची इस हिसाब से होती है कि जैसे कि जो SC ST OBC महिला और सामान्य, फिर सबसे लास्ट में सामान्य, और सामान्य में जो लड़के होते हैं वो सबसे लास्ट में, मतलब एक कॉलम होगा सरल क्रमांक का और एक ग्रेडेशन पदक्रम सूची। तो उसमें आपकी रैंक लिखी होगी। तो ज़रूरी नहीं कि जैसे मेरी रैंक आई थिंक 6th रैंक थी, तो इट डजेंट मैटर एनीवे। तो बात ये थी, मेरा 45 में 46वें नंबर पे नाम लिखा हुआ था। एनीवे, दिस इज हाउ इट ऑल हैपेंस। तो इस प्रकार से फिर ज्वाइनिंग, दैट्स इट। तो ये तो बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, पर ज्वाइनिंग के लिए फिर उसके बाद अलग इंटीमेशन आता है और हमें नहीं पता होता कि लाइक कब। तो फिर बहुत ही जल्दी, मतलब जैसे जुलाई में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तो अगस्त में ही ज्वाइनिंग के लिए आ गया था कि विदिन 1 मंथ आपको ज्वाइन करना है अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस में। और ये कोई ऐसा चॉइसेस नहीं पूछी गई थी, वो रैंकिंग के बेस पे भी ऐसा कुछ नहीं था। वो समवॉट लाइक आपको गृह जिला तो नहीं मिलेगा और आपको भोपाल, आपकी किस्मत अच्छी हुई और वॉट एवर भी, तो ज़रूरी नहीं कि आपको भोपाल ही मिले। तो इवन पहली रैंक वाले को भोपाल नहीं मिला था। तो इस प्रकार से आपको पोस्टिंग गृह जिले के आसपास, मतलब 1-2 जिले छोड़ के, जैसे कि मान लीजिए कि पन्ना हो गया, तो पन्ना अगर आपका गृह जिला है तो आपको छतरपुर पोस्टिंग मिल जाएगी समवॉट लाइक दिस, या टीकमगढ़ में मिल जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से आपको पोस्टिंग्स मिलती हैं, कोई ऐसी चॉइस नहीं पूछी जाती। और हालांकि अब मुझे नहीं पता चॉइस पूछी जाती है या नहीं, हालांकि पूछी जानी चाहिए। आपको रैंकिंग के हिसाब से तो चीज़ें करनी ही चाहिए। और बात ये है, ये गृह जिले और बिना गृह जिले वाला कॉन्सेप्ट जो है वो मेरे को थोड़ा नहीं पसंद। मतलब ठीक है, बिना गृह जिले, ठीक है, दूसरी जगह जाने में ठीक है, जो न्यूबीज़ हैं उनके लिए चलो थोड़ा। और बात ये है कि गृह जिले में आप ज़्यादा, ऐसा कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि गृह जिले में आपके जो सगे संबंधी हैं वो ज़्यादा रहते हैं, जो बाहर रहते हैं। बाहर आपके सगे संबंधी नहीं रहते हैं, बट इट्स काइंड ऑफ ए प्योर कोइंसिडेंस टाइप ऑफ थिंग कि गृह जिले के अलावा भी आपके सगे संबंधी किसी दूसरे ज़िले में भी हो सकते हैं। और बाकी पता नहीं, मेरे को ये कॉन्सेप्ट उतना समझ में नहीं आया है, पर फिलहाल इस तरह की चीज़ें होती हैं। और फिर हो गया, फिर आपको ज्वाइन करने का बात यह है कि जब आप जहाँ पर उपस्थित हुए हो, जैसे कि लाइक मुझे पहले छतरपुर मिला, तो छतरपुर में गए और वहाँ पर मतलब एक बेसिकली
एक पत्र बना लो, हिंदी में एक लेटर बना लो कि इस आदेश के तहत मेरा चयन हुआ है और मुझे यहाँ उपस्थित देनी है, तो मैं यहाँ उपस्थिति के लिए प्रेजेंट हूँ, लाइक पूर्वाह्न या अपराह्न में। तो बेसिकली पूर्वाह्न में ही करते, पूर्वाह्न मतलब दोपहर 12 बजे के पहले का समय, बिफोर नून, तो उसको पूर्वाह्न, और 12 बजे के बाद आप ज्वाइन करते हो तो उसे अपराह्न बोलते हैं। तो इस तरह से बेसिकली आप ज्वाइन करते हो एक पत्र, और उसकी 2-3 कॉपीज आपके पास होनी चाहिए कि भाई एक पत्र आपने जमा किया, फिर उसकी आप रिसीविंग लो। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि भाई आपको रिसीविंग लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने दिया और आपने रिसीविंग नहीं ली तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने वो पत्र दिया। तो इस प्रकार से ये है। और फिर वहाँ जाओ तो वहाँ पता चलता है कि जो डिविज़नल ऑफिस है वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग देनी होती है। तो जनरली सिविल के डिविज़नल ऑफिस जो होते हैं वो हर एक ज़िले में होते हैं, और जो E&M इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वाले डिविज़नल ऑफिस होते हैं वो होते हैं लाइक हर एक संभाग में एक तरह से होते हैं। जैसे कि सागर संभाग हो गया तो उसमें टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, ये 3-4 जिले आएंगे। तो सागर संभाग में डिविजनल ऑफिस है, तो आपको फिर क्या है कि सागर में जाकर के ज्वाइनिंग देनी होगी। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि वहाँ पर बताना चाहिए था, वहाँ के जो बाबू हैं उनको बताना चाहिए था सेवा पुस्तिका के बारे में, मतलब सर्विस बुक, पासबुक, इनके बारे में। तो ये चीज़ें कुछ इंटीमेट नहीं किया गया था, ऐसा कुछ ज्वाइनिंग बुकलेट में कुछ लिखा भी नहीं था। तो इस प्रकार से फिर एक बार वहाँ गए, वहाँ कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, जो भी फॉर्म भराए जाते हैं वो, और मेडिकल और ये सब चीज़ों का भी एक फॉर्म लगता है कि आप मेडिकल फिट हो, समथिंग लाइक दैट। और बाकी फिर से वहाँ पे वही प्रक्रियाएं होती हैं कि मतलब, हालांकि कई बार लोग जानकारियाँ नहीं देते हैं कुछ जगह, मतलब इट डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल। कुछ लोग अच्छे होते हैं जो स्थापना बोलते हैं, जैसे कि प्राइवेट में HR होता है, ह्यूमन रिसोर्स HR डिपार्टमेंट, जैसे जो ज्वाइनिंग ये सब चीज़ें, तो वैसे यहाँ पर स्थापना होता है। ज़रूरी नहीं कि जो स्थापना में वो केवल स्थापना देखे, उसके पास कई सारे और चार्ज भी हो सकते हैं, क्योंकि एज यूजुअल जैसे सरकार के पास और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके पास क्या है कि भर्तियाँ उतनी होती नहीं हैं, और तो उनके पास वर्कलोड होता है, सिंपली वो 2-3 जगह और इधर उधर का बाकी कामों का भी चार्ज लिए होते हैं। तो इस प्रकार से स्थापना में हालांकि ये सब चीज़ें प्रक्रियाएं होनी चाहिए, और एक स्मूथ प्रक्रियाएं होनी चाहिए, क्योंकि जब ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब चीज़ें हो चुकी हैं ऑनलाइन, मतलब वहाँ पर स्कैन हुआ निर्माण भवन में, और फिर उसके बाद यहाँ पे दोबारा से ही सारे डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ें ला करके, इट्स ऑल वेस्टेज ऑफ टाइम, दैट व्हाट आई थिंक। और हाँ, सरकारी जो सिस्टम है वो बहुत ही अभी पीछे है कंपेरेटिव टू प्राइवेट सिस्टम, क्योंकि मैं प्राइवेट में भी काम कर चुका हूँ, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पुणे, तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ प्रक्रियाएँ थोड़ा फास्ट हैं। तो यहाँ पर भी ज्वाइनिंग में हम लोगों ने फॉर्म भरा एक दिन, फिर उसके बाद वहाँ सागर से छतरपुर, फिर वापस, फिर उस दिन शायद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर नहीं थे, तो फिर बाद में उन्होंने आकर के बुलाया, तो फिर दोबारा मुझे आना पड़ा, फिर 2-3 दिन रुकना पड़ा एटलीस्ट, मतलब। तो इट्स काइंड ऑफ समव्हाट वेस्ट ऑफ टाइम कि मतलब ज्वाइनिंग में ही इतने दिन ऐसे लग गए। तो फिर वहाँ पर फिर मुझे पता चला, तो फिर मैंने खुद से सर्विस बुक और पासबुक खरीदी। पासबुक GPF पासबुक यू कैन से, जहाँ पे आपका NPS का रिकॉर्ड होता है। NPS मतलब जो नेशनल पेंशन स्कीम है, तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। हालांकि उसका एक प्रान नंबर जनरेट होता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, तो आप खुद से भी ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं, पर खुद से जनरेट ना करें, ये वही जनरेट करें आपके विभाग वाले, तो वो ज़्यादा सही होता है। क्योंकि खुद से जनरेट करो, फिर उसके बाद आपको मेल लिखना पड़ेगा कि इस नंबर को यहाँ से लिंक करना है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस हिसाब से विभाग के द्वारा ही काम करने दें। कार्यवाही कभी जल्दी भी होती है, कभी लेट भी होती है, पर कार्यवाही जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि कई होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट भी होते हैं, इतना टाइम नहीं लगता, विदिन 1 मंथ, 1 से 1.5 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीने में चीज़ें हो जाती हैं। पर यहाँ पर जो मैंने सिस्टम देखा था, तो मैंने सिस्टम ये देखा था कि भाई 5-6 महीने तक तो मतलब ये प्रक्रिया हुई ही नहीं। और केवल मेरी खुद की बात नहीं है, मतलब जितने लोग ज्वाइन हुए थे वो 6 महीने बाद, मतलब 7 महीने बाद ऐसे सैलरी आ रही है। मतलब हम लोग मतलब अगस्त में ज्वाइन हुए थे, तो फिर बाद में जनवरी फरवरी अगले साल सैलरी आ रही है।
फिर वो वही चीज़ हो जाती है कि इकट्ठा सैलरी है। इकट्ठा आ रही है तो क्या मतलब आप वैसे तो सैलरी नहीं दे रहे हैं ना, इकट्ठा आ रही है तो आप जो परसेंटेज लॉस हुआ, आप परसेंटेज बढ़ा करके तो ऐसा तो नहीं दे रहे हो कि आप ब्याज सहित सैलरी दे रहे हो, आप सैलरी तो उतनी ही दे रहे हो ना। तो फिर इतना लेट मतलब क्या, मतलब सरकार अपनी गलतियों पे, मतलब अगर सरकार को वसूलना हो तो उसमें सरकार परसेंटेज लगा करके वसूलती है, और जब सैलरी देना होता है तो सरकार जो लेट कर रही है तो उसके लिए भी तो सरकार मतलब नियम समान ही होने चाहिए ना फिर तो इस प्रकार से प्रक्रियाएं बहुत ही धीमी थी उस समय पे, और अभी मुझे नहीं पता, और उम्मीद करता हूँ कि शायद सही हो गई होंगी प्रक्रियाएं, और सही होनी भी चाहिए। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है और बाकी जगह भी होता है, इतना लेट टाइम तो नहीं लगता, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट। तो इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। और हाँ, सर्विस बुक और पासबुक के लिए आप अपनी स्थापना बापू से ज़रूर बोलें, क्योंकि जब आप ज्वाइन करें तो आपकी सर्विस बुक में आपके उंगलियों और अंगूठे के निशान भी लगते हैं, आपके साइन लगते हैं, आपकी फ़ोटो लगती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो कि सही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो लगती है, क्योंकि बहुत बाद में जब आप रिटायर हो गए तो फिर वो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें एकदम सही से चेक करवा के, ये जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हें आप ज़रूर भर लें। तो ये था बेसिक ज्वाइनिंग का प्रोसेस। बाकी आप बताएं, और आपके अपने अनुभव आप बता सकते हैं। आई होप कि इससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिली होगी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।